हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्लास होती है ये हम 3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हम रेलवे वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, हम यूपीएसआई वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग जो है वो एसएससी वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। हमने स्टैटिक्स हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। आज जो है वो हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्त परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चालू होगा। यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में, रेलवे के एनटीपीसी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, है ना। और तीसरा, एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन अब तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, एडब्ल्यूओ टीपीओ में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो आ, मेरे प्यारे दोस्त, तबीयत बहुत बेकार है और इतनी बेकार है कि रात 2 बजे से मुझे दिक्कत है और अभी मैं डॉक्टर के पास से ही आया था। मैं यूपीएसआई वालों बच्चों से ये कह रहा हूँ कि क्लास छोड़ी भी नहीं जा सकती है। क्लास छोड़ी इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी है और उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में था, तो इसलिए मैंने वो क्लास जो है वो आपकी 5 बजे शेड्यूल करा ली है और 5 से 6:30 बजे तक मैं आपकी यूपीएसआई की क्लास ले लूँगा। 2-3 दिन का उन्होंने बताया है, उन्होंने तो मना ही किया था। 2-3 दिन ये चीज़ें हो सकती हैं मेरे साथ, तो इसमें आप लोगों का तरफ से मुझे ये कोऑपरेट करना होगा आप लोगों को कि भाई जिस टाइम क्लास हो उस टाइम मेरी क्लास ले लो आप आके, बाकी क्लास छोड़ेंगे नहीं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है इतना कोऑपरेट करने में शायद आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई आज की क्लास जो है उस टाइम होगी, मेरे भाई उस टाइम आप लोग क्लास ले लेना। और ये ज़्यादा दिन नहीं, केवल 2-3 दिन की बात है। 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हो जाएंगी। ठीक है। 5 बजे जो है वो यूपीएसआई की बैच की क्लास है मेरे भाई। स्वेलिंग आ रखी है पूरे फेस पे, बहुत भयंकर दिक्कत है। पेन किलर इतनी भारी मात्रा में लिया हुआ हूँ, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि ये गोली आप मैक्सिमम 3 बार ले सकते हैं दिन में, और मैंने एक ही दिन में वो 5-6 बार ले ली है पेन किलर। मतलब बड़ा भयंकर हो रखा है इस टाइम। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की क्लास की। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हेडिंग बनाइए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये बड़ा टॉपिक नहीं है और हम इसे 4 क्लास में पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। पूरी तरीके से 4 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। परमुटेशन को कहा जाता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मेरे भाई संचय। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्रमचय और संचय रहने वाला है। अगर मैं रेलवे वाले बच्चों की बात करूं तो रेलवे में ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से मेरे भाई एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एएलपी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर एसएससी में मैं बात करूं तो एसएससी के मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो। और एसएससी के स्टेनो में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टेनो में क्वेश्चंस यहाँ से, और अब तो एसएससी के ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूपीएसआई की बात करूं तो यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2017 में यहाँ से क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। तो इन सारे एग्जाम्स को मेरे भाई हम लोग टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है। क्रमचय और संचय मेरे भाई 4 दिन जो है हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं, 4 डेज, और 4 दिन में ही इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोग क्या चालू करेंगे, प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
दो वर्ड आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है क्रमचय और दूसरा लिखा हुआ है संचय। मैं करा देता, दूसरे टीचर से भी करा देता, दीपक भाटी सर करा लेते, लेकिन एक्चुअल में उन पे भी क्लासेस का बर्डन है और एग्ज़ाम सर पे है, तो मतलब सारी चीज़ें जो है वो प्रतिकूल हुई पड़ी हैं, नहीं तो मैं करा देता। ठीक है, और आप नहीं समझोगे, शायद जिन्हें दिक्कत हुई होगी वो समझते होंगे, लेकिन सब बच्चे नहीं समझते हैं। सब बच्चे एक तरीके से लेते हैं कि मतलब दांत में पेन हो रखा है, वो इतना बड़ा पेन नहीं है। खैर छोड़िए उन बातों को। मैंने कहा कि 2-3 दिन दिक्कतें हो सकती हैं, क्लासेस आगे पीछे हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा मैनेज करना होगा, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। दो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, चला देने से, दो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है क्रमचय और दूसरा लिखा हुआ है संचय। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है मेरे भाई? दो वर्ड और लिख रहा हूं, एक तो अरेंजमेंट लिख रहा हूं, अरेंजमेंट लिख रहा हूं। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित। और एक लिख रहा हूं सिलेक्शन, एक लिख रहा हूं सिलेक्शन, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना या किसी भी चीज को चुनना। मेरे भाई जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं, जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं, तो मेरे सामने दो वर्ड आते हैं, एक तो परमुटेशन आता है, एक कॉम्बिनेशन आता है। परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, यानी कि जब हम कुछ डाटा को सेलेक्ट करें पहले और फिर उन्हें अरेंज करें, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है परमुटेशन, यानी कि क्रमचय कहा जाता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा यहां पे। और जब मेरे प्यारे दोस्त बात संचय की आती है, तो इसमें से केवल और केवल इसमें हम सिलेक्शन को काउंट करते हैं। यहां यहां अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहां अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहां पे आप लोगों को देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। क्या एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है? मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, मेरे पास 3 डिजिट दी हुई है, 516। मेरे पास ये 3 नंबर दिए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन 3 नंबर से मिला के आप कितने नंबर बना सकते हैं? इन 3 अंकों का यूज करके आप कितने नंबर बना सकते हैं? जब मेरे भाई पोजीशन मैटर करती हो, उस केस में हम लोग परमुटेशन लगा रहे होते हैं। पोजीशन कैसे मैटर करती है? अगर इन तीनों अंकों का यूज हमें करना है, तो इन तीनों अंकों का यूज, एक नंबर तो हमारा 516 बन सकता है, एक नंबर हमारा 165 बन सकता है, एक नंबर हमारा 615 बन सकता है या नहीं? एक नंबर हमारा 651 बन सकता है, एक नंबर हमारा 156 बन सकता है, और एक नंबर हमारा 615 हो गया और 651 भी हो गया, 516 561 हो गया, 561 बन सकता है। क्या ये 6 नंबर हम लोग बना सकते हैं? मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। मैंने 3 अंक आपके सामने दिए, मैंने आपसे कहा इन 3 अंकों को मिला के कितने नंबर आप लोग बना सकते हैं? आपने कहा जी इन 3 अंकों को मिला के मैं 516 बना सकता हूं, मैं 165 बना सकता हूं, मैं 615 बना सकता हूं, मैं 651 बना सकता हूं, मैं 156 बना सकता हूं, मैं 561 बना सकता हूं। यानी कि हर एक अंक की पोजीशन मैटर करती है। इसका मतलब यहां जो आएगा, पहले नंबर को सेलेक्ट करना होगा, डिजिट को सेलेक्ट करना होगा, और फिर डिजिट का अरेंजमेंट करना होगा। यहां 6 यहां था, यहां 6 यहां हो गया, यहां 6 यहां पहुंच गया। क्या पोजीशन मैटर करती है? यानी जिस केस में सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी जरूरी होता है, उस प्रोसेस को हम लोग परमुटेशन कहते हैं। बात क्लियर? अब आपके पास मैंने कहा 11 खिलाड़ी हैं, 11 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और मैं 5 क्रिकेट के खिलाड़ियों को चुनकर एक टीम बनाना चाहता हूं।
मैंने आपसे ये कहा कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं और मैं उनमें से 5 चुनना चाहता हूं और उनकी एक टीम बनाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 5 मुझे चुनने हैं। तो इसका मतलब ये टोटल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 11। और C4 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन करना है। कितने खिलाड़ियों का? 5 खिलाड़ियों का। उन पांचों के अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, उन पांचों की पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी हम इस चुनने को क्या कहेंगे? हम इस चुनने को मेरे भाई कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन को देख के आप पहचान पाओगे कि यहां परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। परमुटेशन मतलब जहां आपके दिमाग में आ जाए कि यहां पोजीशन मैटर करती है किसी भी नंबर की या किसी भी अल्फाबेट की, तो समझ जाना कि अरेंजमेंट मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट मतलब होता है परमुटेशन। और केवल सिलेक्शन क्या होता है? केवल और केवल सिलेक्शन होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे भाई, परमुटेशन जो होता है, परमुटेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं? परमुटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं NPR। परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। ये दो वर्ड आप लोगों को लिखे दिख जाएंगे, NPR और NCR। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास n डाटा है, उसमें से आपने R को सेलेक्ट करके उनको व्यवस्थित किया। R को सेलेक्ट करके उनको व्यवस्थित किया मेरे भाई, तो वो क्या कहलाता है? वो NPR कहलाता है। NCR का मतलब होता है टोटल आपके पास n डाटा है और उसमें से केवल आपने कितनों को सेलेक्ट किया है? R को सेलेक्ट किया है। जहां केवल सिलेक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है, जहां सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है वो एक परमुटेशन का पार्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना। आप लोगों को लिखा दिख जाएगा, क्योंकि हम अभी परमुटेशन पढ़ रहे हैं तो अभी हम केवल NPR पे बात करेंगे। यानी आपके पास टोटल n डाटा है और उसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? R डाटा सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं का अरेंजमेंट करना है। तो NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। NPR का मतलब होता है, NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। मेरे भाई, फैक्टोरियल को हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित बोला जाता है। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रम गुणित बोला जाता है। अब ये क्रम गुणित का मतलब क्या है? तो इसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जैसे मेरे पास कोई n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप n से स्टार्ट करो और एक एक कम करके इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ मेरे प्यारे दोस्त, और मल्टीप्लाई करते करते इसे 1 तक ले आओ। तो इस डाटा को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि भैया 5 फैक्टोरियल मुझे दिया हुआ है, तो 5 से आप लोग स्टार्ट करो, एक एक कम करते हुए ले आओ, और कहाँ तक आपको आना है? 1 तक आपको आना है। यही 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है। यही 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई। ठीक है, या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहाँ तक की चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। तो जब भी आपसे NPR पूछे, मतलब वो आपसे कह दे कि आपके पास 10 टोटल डाटा है और उसमें से आपको जो है वो 6 सेलेक्ट करके उन्हें अरेंज करना है, तो 10p6 का मतलब क्या हो जाएगा? 10p6 का मतलब हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, यानी 10 में से 6 गया तो यानी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं क्रमचय और संचय की, तो सबसे पहले हमें ये चीज पढ़नी है। फैक्टोरियल क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। इसकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होती है वो आगे आएगी। इसकी एडिशन थ्योरम क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे। जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि रिपीटिशन अलाउड हो, रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, परमुटेशन व्हेन ऑल आइटम्स आर डिफरेंट, परमुटेशन व्हेन ऑल आइटम्स आर नॉट डिफरेंट, चक्रीय क्रमचय यानी कि गोल में जब होता है साइक्लिक परमुटेशन, और संचय, फिर उसके बाद हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इनसे अभी ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं देखना है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। हेडिंग डालिए परमुटेशन। मैंने आपको अभी क्या बताया है?
मैंने कहा है वी कैन कॉल परमुटेशन एज सलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर वेयर एज कॉम्बिनेशन इज जस्ट सलेक्शन. यानी संचय में केवल सिलेक्शन होता है, परमुटेशन में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है. ठीक है, यही वही बात लिखी हुई है. जैसे फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको बताया, n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने की तरीके की संख्या n फैक्टोरियल होती है. फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं. ये चीजें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं. अब मुझे ये बताइए, छोटी सी बात बताइए, ये मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को सिखाने के लिए लाया हूं मेरे भाई. जैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, फिर थोड़ा सा बेसिक बताना है बस. जैसे 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8 फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब है कि आप 8 से स्टार्ट करिएगा और कहाँ तक आप लोगों को जाना है? आप लोगों को 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए. 8 फैक्टोरियल का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये होता है. आज की बिल्कुल बेसिक क्लास रहने वाली है. ठीक है, जैसे मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरा पार्ट आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप इसमें ऐसे सॉल्व करिए. 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए, या पहले ऐसे कर लीजिए इसे. 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, और 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं. क्या क्या आप लोग कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा? अगर ये कॉमन आ चुका है यहां से, तो यहां क्या बचेगा? 4 बचेगा. और यहां से ये कॉमन आ चुका है, तो यहां क्या बचेगा? यहां 1 बचेगा. यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएंगे, और 4 में से 1 गया 3 हो जाएंगे. यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 18 हो जाएगा. क्वेश्चन का जवाब जो है वो 18 हो जाएगा. हाँ, आज बिल्कुल बेसिक है, आज बिल्कुल बेसिक बताऊंगा. आज आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको परेशान करे, और हो सकता है आज ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना आए जो पेपर में पूछा गया. लेकिन आज की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे की 3 क्लास तब समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, जब आज की क्लास को आप थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे. ठीक है, अब देखो मेरे भाई, मेरी बात समझना. मैं यहीं पे एक बात बताता हूं आपको. मैंने आपसे कहा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. अच्छा ये बताइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 को क्या मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? आया ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, ये 4 फैक्टोरियल ही तो लिखा हुआ है. 4 से स्टार्ट करके गुणा करते हुए 1 तक गए हैं. यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था. इतनी बड़ी गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी. कैसे? 4 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूं? 4 गुणा 3 फैक्टोरियल. भाई 3 गुणा 2 गुणा 1 को 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं. यहां पहले से ही 3 फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है. अगर 3 फैक्टोरियल दोनों जगह है तो 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा. यहां क्या बचेगा? 4 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा. तो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 3 गुणा 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है. यानी 3 तिया 9 दूनी 18. ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था. ठीक है, मेरी बातें समझ में आई आप लोगों के? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी इसका जवाब बताइए, क्या अगर इन दोनों फैक्टोरियल को आप लोग जोड़ोगे तो क्या वो 7 फैक्टोरियल के बराबर आएगा? आप मुझे बताइए, या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ के वो 7 के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे ऐसा कभी भी नहीं आएगा. इतना आएगा, ध्यान से सुनना. अच्छा मुझे ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूं? 4 गुणा 3 फैक्टोरियल. 4 गुणा आगे 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा. कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है. दोनों जगह 3 फैक्टोरियल है, कॉमन ले लो 3 फैक्टोरियल. यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? 4 बचेगा. यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये 5 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 5 तिया 15 दूनी 30 आ जाएगा. क्या 7 फैक्टोरियल का मतलब 30 होता है?
7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या वो 30 के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे कभी भी नहीं आएगा। तो ये वाला हम लोग बराबर नहीं कह सकते, ये वाला बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, यहां पे आप लोग मुझे इसका आंसर दे दीजिए। यहां पर आप लोग मुझे इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहां पे दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो वो आपसे x का मान पूछना चाह रहा है, ये x का मान आपसे पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुन। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इसे लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल? ये तो लिखा हुआ है, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को क्या आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई आगे 6 फैक्टोरियल? भाई 6 5 4 3 2 1 को आप लिख सकते हैं ना 6 फैक्टोरियल? आपने कहा बिल्कुल। 8 फैक्टोरियल जब लिखा हुआ है तो क्या आप 8 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7, और इसके आगे 6 5 4 3 2 1 को 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 6 फैक्टोरियल हर जगह कॉमन है? क्या 6 फैक्टोरियल हर जगह कॉमन है, कट जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। यानी यहां बचने वाला है 1 प्लस 1/7, और यहां क्या बचने वाला है x/8 सत्ते 56। जब आप एलसीएम लेंगे 7 एकम 7 और 1 8/7 हो जाएगा, और यहां क्या है मेरे प्यारे दोस्त x/56 है। यानी कि 7 अट्ठे 56 होता है और 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 64 निकल के आएगी? क्या आप कह सकते हैं x की वैल्यू x की वैल्यू खाली 64 निकल के आएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने आगे चीजों को लेके चलता हूं। यहां से थोड़ी सी चीजें ऐसी स्टार्ट हुई हैं जिनका पेपर में डायरेक्ट यूज होगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट मतलब प्रिंसिपल क्या कहता है। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई दूसरा काम पहले काम पर डिपेंड करता है तो वहां हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दो चीजें होंगी, एक तो हमें मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। किताबी भाषा छोड़िए, किताबी भाषा छोड़िए, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझना। एक तो गुणन सिद्धांत यहां पे हमें पढ़ना है, और एक योग सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। एडिशन थ्योरम हम लोगों को पढ़नी है, या एडिशन प्रिंसिपल हम लोगों को पढ़ना है। जब कोई दूसरा काम पहले काम पे डिपेंड करता है, जब कोई दूसरा काम पहले काम पे डिपेंड करता है तो वहां हमेशा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन होता है। जब कोई काम अलग अलग सेपरेट तरीके से होते हैं वहां मेरे भाई एडिशन का काम करते हैं हम लोग। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन में कहा है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, इन्होंने कहा है मान लीजिए कि कोई घटना ई के घटित होने के विभिन्न प्रकार एम है। यानी किसी भी चीज के घटना घटित होने के, उसकी घटित होने के जो प्रकार हैं वो एम है, तथा पहली घटना ई के प्रत्येक प्रकार से जुड़ी हुई है, यानी पहली पे डिपेंड करती है। तो उसके तब एक दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के घटित होने के कुल प्रकार m गुणा n हो। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ये जो चीजें सामने किताबी भाषा लिखी हुई है ये आपको समझ में नहीं आई होंगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्यों यहां पे परमुटेशन लगेगा। एक होल में 12 दरवाजे हैं, एक होल में, छोड़िए ना उसे, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक परमुटेशन हम लोगों को पढ़ना है,
एक मेरे भाई एडिशन एक तो मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है, एक एडिशन हम लोगों को पढ़ना है। पर मल्टीप्लीकेशन में हम लोगों को यूज मल्टीप्लीकेशन का तब करना है जब दूसरा काम जो है वो पहले काम पे डिपेंड करता हो। एडिशन हम लोगों को तब यूज करना है जब अलग अलग काम सेपरेट होते हों, यानी कि जब दूसरा काम पहले काम पे डिपेंड ना करता हो तो वहां हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। मैं ये कहता हूं उस किताबी भाषा को गोली मारो, ध्यान से सुनो। एक होल में 12 दरवाजे हैं। मैं पहला क्वेश्चन डिटेल में आपको बताता हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक होल में 12 दरवाजे हैं। एक व्यक्ति 12 में से किसी एक रास्ते में होल में आ सकता है। किसी भी एक रास्ते से वो होल में एंट्री करता है। ये एंट्री गेट है मेरे भाई, ये एंट्री गेट है। वो किसी भी एक रास्ते से होल में एंट्री करेगा और 11 अन्य रास्तों से हॉल से बाहर जा सकता है। ये 11 रास्ते जो हैं वो एग्जिट हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये एग्जिट गेट है, ये एग्जिट गेट है, ये बाहर जाने के रास्ते हैं। तो रास्तों की कुल संख्या क्या होगी वो आपसे पूछ रहा है, भैया टोटल रास्ते कितने बनेंगे। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब वो गेट नंबर 1 से गया होगा, अगर वो गेट नंबर 1 से गया होगा, इस गेट से वो एंट्री लेता है, तो क्या उसके पास जो है वो 11 ऑप्शन है, वो किसी भी गेट से बाहर जा सकता है। वो किसी भी गेट से बाहर जा सकता है, यानी कि इस गेट से गया, इस गेट कोई से भी गेट से बाहर जा सकता है, यानी कि इसके पास बाहर जाने के रास्ते हैं 11 हो जाएंगे। जब वो इस रास्ते से जाएगा तो 11 बाहर जाने के रास्ते यहां के भी 11 होंगे, यहां भी बाहर जाने के रास्ते 11 होंगे। यानी कोई से भी गेट से वो एंट्री ले, हर गेट से एंट्री लेने के बाद उसके पास 11 रास्ते होंगे बाहर जाने के। तो अगर मैं टोटल रास्तों की संख्या पूछूं, हर रास्ते से एंट्री लेने के बाद उसके पास कितने तरीके हैं, 11 तरीके हैं बाहर जाने के। टोटल 12 रास्ते हैं, तो टोटल 132 रास्ते हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अगर वो इससे एंट्री करता है तो एक रास्ता इसके साथ, 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 ऐसे ही वो 11 तरीके से बाहर जा सकता है। हर रास्ते से एंट्री लेने के बाद वो 11 तरीके से बाहर जा सकता है। तो ऐसे 12 रास्तों से एंट्री लेने के लिए उसके टोटल कितने रास्ते बन सकते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 132 रास्ते बन सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ था, मैं इसे और आसान तरीके से करता हूं। एंट्री गेट है 3, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। ये 3 एंट्री गेट बने हुए हैं। एग्जिट गेट है 2, एग्जिट गेट है 2। ये एग्जिट गेट है, गेट नंबर 5 और गेट नंबर 6। ये एग्जिट गेट है। एक व्यक्ति इनमें से किसी एक से एंट्री करेगा। मान लीजिए वो 1 से एंट्री करता है, तो वो बाहर 5 से भी जा सकता है। 1 से एंट्री करता है तो वो बाहर 6 से भी जा सकता है। अगर वो 2 से एंट्री करता है तो बाहर 5 से भी जा सकता है। अगर वो 2 से एंट्री करता है तो बाहर 6 से भी जा सकता है। अगर वो 3 से एंट्री करता है तो बाहर 5 से भी जा सकता है। अगर वो 3 से एंट्री करता है तो बाहर 6 से भी जा सकता है। क्या कोई और तरीका है उसके बाहर जाने का? क्या कोई और तरीका है उसके बाहर जाने का? तो आप कहोगे कोई और तरीका नहीं है उसके बाहर जाने का, यानी टोटल 6 तरीके हैं। मैं कह रहा हूं आपको ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर अंदर आने के 3 तरीके हैं, बाहर जाने के 2 तरीके हैं, तो टोटल रास्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल रास्तों की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, टोटल रास्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल रास्तों की संख्या 6 हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था एंट्री करने के 12 तरीके हैं, बाहर जाने के 11 तरीके हैं। टोटल रास्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों की गुणा कर दोगे तो 132 रास्तों की संख्या। ठीक है,
बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन ने कहा है भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे हैं। आपके पास अलग अलग तरीके के 4 झंडे दिए हुए हैं। कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है? एक संकेत के लिए एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं? अब आप एक बात बताइए मेरे भाई, 4 झंडे हैं मेरे पास, 4 झंडे हैं अलग अलग कलर के। 4 झंडे ले लीजिए मेरे भाई, मेरे पास अलग अलग तरीके के 4 झंडे हैं। ये मैंने ले दिए, 3 झंडे हो गए, और एक चौथा झंडा ले लिया। ये 4 झंडे हैं अलग अलग तरीके के। मैं कह रहा हूं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 2 झंडों को मिलाकर जो है वो एक संकेत दिया जाता है। अगर मैं इस वाले को ले लेता हूं ऊपर, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इस वाले को ऊपर ले लेता हूं तो इसके साथ ये भी आ सकता है, 1 केस बन गया। इसके साथ ये भी आ सकता है, 2 केस बन गया। इसके साथ ये भी आ सकता है, 3 केस बन गया। बन जाएंगे क्या? यानी आप कहेंगे कि जी इसके साथ 3 केस बन सकते हैं। तो ऐसे ही 4 झंडे हैं, 3 केस हर एक से के साथ बनेंगे, यानी टोटल झंडों की संख्या, टोटल जो संकेत हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल जो संकेत हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे। टोटल जो संकेत हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है मेरे भाई एडिशन आता है। एडिशन में क्या करते हैं, यदि कोई घटना ई के घटित होने के विभिन्न प्रकार एम है, यानी कोई एक घटना जो है वो एम प्रकार से घटित हो सकती है, तथा दूसरी घटना एफ के घटित होने के विभिन्न प्रकार एन है, तथा मान लीजिए कि ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती, तो ई या एफ के घटित होने के कुल प्रकार की संख्या एम प्लस एन होती है। इस केस में दोनों जुड़ जाते हैं। आपने कहा जी थ्योरी से समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से एक बार समझा दो कि एग्जाम्पल से कैसे होगा। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है एक कॉलेज में एक छात्र को एक विदेशी भाषा का चयन करना है। एक छात्र को एक विदेशी भाषा का चयन करना है, एक विदेशी भाषा का चयन करना है। ठीक है, वे 3 यूरोपीय भाषा, कौन कौन सी? फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। ये तो 3 यूरोपीय भाषा हैं, और 4 एशियाई भाषा, चीनी, दूसरी जापानी, और तीसरी कोरियाई, और चौथी अरबी। ये कौन सी भाषा है? ये एशियाई भाषा है, एशियाई भाषा है। और ये कौन सी है? ये मेरे भाई यूरोपीय भाषा है, ये यूरोपीय भाषा है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक छात्र के पास विदेशी भाषा चुनने के कुल कितने विकल्प हैं? मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको ये काम इस पर डिपेंड दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे ये तो जी बिल्कुल सेपरेट है। जब बिल्कुल सेपरेट होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं। कैसे सेपरेट है उस चीज को समझो। मुझे एक भाषा कोई सी भी चुननी है, हो सकता है मैं फ्रेंच को चुन लूं, हो सकता है मैं कोरिया को चुन लूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या कोरिया का चुनना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इनमें से कोई सी चुनी है या नहीं चुनी? नहीं करता ना। जब इंडिविजुअल किस वाले पे डिपेंड नहीं करता तो उस केस में एडिशन लगता है। आप डायरेक्ट जो है वो यहां से अरबी को चुन सकते हैं, आप डायरेक्ट जापानीज को चुन सकते हैं, आप डायरेक्ट चीनी को चुन सकते हैं, यहां इसको चुन सकते हैं, जर्मन को चुन सकते हैं, और यहां आप स्पेनिश को चुन सकते हैं, और यहां फ्रेंच को चुन सकते हैं। तो आपके पास जो है एक भाषा को चुनने के कितने तरीके हैं? आप एक भाषा को 7 तरीके से चुन सकते हैं। वही उसने कहा है कि एक छात्र के पास विदेशी भाषा चुनने के लिए कुल कितने विकल्प हैं? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 7 विकल्प है। क्योंकि इसमें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं तो वहां एडिशन आता है। जब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो वहां मल्टीप्लीकेशन आता है। यहां इस बात पर निर्भर करता है कि भैया ऊपर झंडा
ऊपर नीचे झंडे लगे हुए हैं, तो ऊपर झंडा कौन सा है, दूसरा वाला झंडा पहले वाले झंडे पर डिपेंड करता है, पहले वाले झंडे के कलर पर डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां हम लोग मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। हाँ, या का मतलब यही होता है, या का मतलब एडिशन होता है, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और मतलब जब दूसरा काम पहले पर डिपेंड करे तो उसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन या और कहते हैं। या का मतलब जब दूसरा काम पहले पर डिपेंड ना करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको यहां एडिशन वाली थ्योरम समझ में आती है या मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम समझ में आती है? बस क्वेश्चन को पढ़ना, ये सवाल नहीं आएंगे, ये सवाल नहीं आएंगे, ये केवल थ्योरी पार्ट को क्लियर करने के लिए है बच्चे। अब मेरी बात को समझना, एक व्यक्ति मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं। एक व्यक्ति जो है वो मुंबई से दिल्ली जाता है। मेरे भाई मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इन क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक व्यक्ति मुंबई से दिल्ली जाने के लिए एक टिकट बुक करना चाहता है। उनके पास 3 एयरलाइंस या 2 ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। 3 तो एयरलाइंस मौजूद हैं, 3 तो एयरलाइन है यानी 3 फ्लाइट हैं, 2 ट्रेन मौजूद है। 3 फ्लाइट हैं, 2 ट्रेन मौजूद है। उनके पास यात्रा करने के लिए कुल कितने विकल्प हैं? क्या ट्रेन से यात्रा करना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट से गए हैं या नहीं गए? क्या फ्लाइट से यात्रा करना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेन से गए हैं या नहीं गए? जब एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करते तो मेरे भाई यहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों लगेगी? आप तीनों एयरलाइंस में से किसी से भी टिकट बुक कर सकते हैं, तो 3 तरीके से आप मुंबई से दिल्ली जा सकते हैं। दोनों ट्रेनों में से किसी से भी टिकट बुक कर सकते हैं, 2 तरीके से आप लोग जो है वो मुंबई से दिल्ली जा सकते हैं। एक भी तरीका दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। फ्लाइट से जाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप ट्रेन से गए हैं या नहीं, ट्रेन से जाना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप फ्लाइट से गए हैं या नहीं। और जब डिपेंड नहीं करता तो बीच में प्लस आता है, और प्लस का मतलब केवल और केवल मुंबई से दिल्ली जाने के आपके पास कितने विकल्प हैं? आपके पास टोटल 5 विकल्प हैं। दिल्ली से मुंबई जाने के टोटल आपके पास कितने विकल्प हैं? तो आप कहेंगे टोटल 5 विकल्प हैं। आपने कहा जी ये बातें समझ में आई। अच्छा, मुझे यहां बताइए, आराम से पहले इस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मामला ही खत्म कर लो, आगे हम लोग तब बढ़ेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, किस लेवल तक आप सोच पा रहे हैं। ये देखिए कि आप पहले वाले पर चीजें डिपेंड करती हैं या नहीं, और अगर डिपेंड नहीं करती तो एडिशन आएगा, और डिपेंड करती हैं तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, सुनिए। एक कक्षा में 15 लड़के हैं, 15 हो गए बॉयज। बेटा जी बहुत प्यार से, अभी आपको एक भी सवाल का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू के कुछ सवाल सीख लीजिए, बाद में आप ही वो लोग होंगे जो उत्तर सबसे पहले देंगे, आंसर सबसे पहले देंगे। मैं ये कह रहा हूं एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, हो गए। मॉनिटर के रूप में एक लड़का, या तो मॉनिटर के रूप में एक लड़का या फिर एक लड़की। लड़का होगा तो भी चलेगा, लड़की होगी तो भी चलेगा। कितने तरीके से चुना जा सकता है? आप मुझे बताइए कि 15 लड़कों में से चुनना है, 15 लड़कों में से चुनना है। चुनना मेरे दोस्त क्या आता है? कॉम्बिनेशन का पार्ट है वैसे तो। लेकिन आप ये बात बताइए, 15 लड़कों में से कोई भी लड़का लेना है, किसी को भी मॉनिटर बना सकते हैं, तो क्या हमारे पास टोटल 15 विकल्प हैं? क्या हमारे पास टोटल 15 विकल्प हैं? क्या 10 लड़कियों में से किसी को भी मॉनिटर बना सकते हैं, तो क्या हमारे पास टोटल 10 विकल्प हैं? लड़कियों का मॉनिटर बनना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लड़के मॉनिटर बने हैं या नहीं,
लड़कों का मॉनिटर बनना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लड़कियां मॉनिटर बनी है या नहीं, तो क्या यहां एडिशन हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारे पास 25 तरीके हैं एक व्यक्ति को मॉनिटर बनाने के, एक व्यक्ति को मॉनिटर बनाने के। एक लड़का एक लड़की हो, और एक लड़का और एक लड़की हो, जब दोनों को कह रहा हो तब वहां मल्टीप्लीकेशन आएगा, वहां वो आगे की चीज है। अपने आप को खुद कंफ्यूज मत करो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं अभी उतना पढ़ के चलो। मैं कह रहा हूं एक भी चीज नहीं छूटेगी भाई, आप खुद जवाब दोगे, आप खुद जवाब दोगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, ये चीजें समझ में आई। आपने कहा जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, थोड़ा सा और मजा आएगा आगे, कोई बात नहीं। ये परमुटेशन फिर से हेडिंग डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, आखिर ऐसा क्यों? 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आ जाता है वो हमें आप बताना है, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है n को लिखिए, मल्टीप्लाई में एक कम करिए, n-1 हो जाएगा। क्या उसे फैक्टोरियल को लिख सकता हूं? क्या इसका बेसिकली मतलब ये होता है? आपने कहा जी बिल्कुल ये होता है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, 1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। n की जगह 1 रखा है, 1 में से 1 गया, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ये 1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है? क्या आप कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है? इसीलिए मैं ये प्रूव लेके आया हूं, आप याद रखना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आएगा मजा आएगा। ये आइए इस वाले क्वेश्चन पे आइए। पहले इससे पहले जो है ये बेसिक है, बेसिक को हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाने दो बेसिक को, पहले इतना ही है। इस क्वेश्चन की तरफ आइए बच्चे, बहुत प्यार से सुनिए, है ना। क्वेश्चन ने दिया है कि भैया 12 पीआर की वैल्यू जो है वो 1320 दी गई है, तब आर का मान आपसे पूछा है क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एनपीआर हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? एनपीआर हम लोग पढ़ के आए हैं कि एन वैल्यू में से आर वैल्यू को सेलेक्ट करके उन्हें अरेंज करना है, और उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, एनपीआर यानी 12 पीआर है, ऊपर तो 12 फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 12 माइनस आर फैक्टोरियल, 12 माइनस आर फैक्टोरियल। इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है दोस्त 1320 लिखा हुआ है। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब आप कहोगे जी आपके दिमाग में ऐसी बात कैसे आ गई, आप ऐसी बात कैसे सोच लिए कि हम इसे 9 फैक्टोरियल तक ही ले जाएंगे उसके बाद नहीं लिखेंगे? मैं बताता हूं कैसे सोच लिया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं 12 की गुणा 11 में करेंगे 132 आएगा, 132 की गुणा 10 में करेंगे 1320 आएगा, और इधर भी 1320 है, क्या ये 1320 से 1320 कट जाएगा? बिल्कुल कट गया। यानी 12 माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 9 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगी। आर की जगह क्या लिख दूं कि 12 में से क्या घटा दूं कि 9 आ जाए? तो आप कहेंगे आर की जगह 3 रख दो, आर की जगह 3 रख दो। अगर आर की जगह आप लोग 3 रख देते हैं तो मेरे भाई ये 1320 के बराबर आ जाएगा। यानी 12p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12p3 की वैल्यू 1320 हो जाएगी। यानी अगर कोई 12 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं और उसमें से 3 सेलेक्ट करके उन्हें अरेंज करा रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसे आपके पास कितने तरीके होंगे? उन्हें आप 1320 तरीके से अरेंज करा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। इसका मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
NP3 NP2, n फैक्टोरियल, परमुटेशन का मतलब n-3 फैक्टोरियल, यही तो होता है, बहुत बढ़िया। n फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब होता है एक घटा के लिखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल बराबर n-2 फैक्टोरियल के। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये n-3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे आप 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, इस 4 को लिखिए, इसमें से एक घटाइए 3 आएगा, फिर इसमें से एक घटाइए 2 आएगा, फिर इसमें से एक घटाइए, ऐसे ही तो करते हुए चले जाते हैं। अगर यहां n-2 फैक्टोरियल है तो आप इसे लिख सकते हैं n-2 लिख सकते हैं, फिर इसमें से एक घटाइए, n-2 में से एक घटाएंगे तो n-3 हो जाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहां क्या बच रहा है, यहां n-2 बच रहा है, ये दो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या? फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया? फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है वहां से शुरू करो, वहां से शुरू करो, एक एक घटा के लिखते चले जाओ, वही फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर यहां n-2 फैक्टोरियल है, अगर n-2 फैक्टोरियल है तो इसमें से एक घटाएंगे, अगली वाली n-3 फैक्टोरियल आ जाएगी। लिख सकते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट गया, यानी n-2 की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। अगर -2 है, इधर आके +2, 1 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3। सर n-3 नहीं समझ में आया, मुझे पता था, मैंने तभी ये बताया था, मुझे पता था कि आप इसको नहीं समझ पाओगे। समझिए, आपके सामने एक संख्या लिखी है 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इस 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 को लिखिए, एक एक घटाते चले जाइए, 4, 3, 2, 1। लिख सकते हैं क्या? क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 5 को ऐसे खाली का खाली लिख दें? क्या ये आपके सामने 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 5 को ऐसे ही लिख दो, 4 को ऐसे ही लिख दो? ये आपके सामने 3, 2, 1 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहां आपको 5 फैक्टोरियल ना दे के n फैक्टोरियल दे दिया जाए तो क्या आप उसे n से शुरुआत करते हुए n-1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। क्या आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। क्या आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते, n इंटू एक घटाया n-1 इंटू एक घटाया n-2 इंटू एक घटाया n-3? क्या उसे ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो वही काम तो मैंने किया है यहां। कैसे किया है, ध्यान से सुनना। np3 का मतलब क्या था? np3 का मतलब था n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। np2 का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो n-3 फैक्टोरियल की वैल्यू n-2 के फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगी। जब आपको पता है फैक्टोरियल का मतलब एक एक घटा के लिखना होता है, तो आपने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। जब इसमें से एक घटाओगे, n-2 में से एक घटाओगे, तो क्या ये n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा आगे? n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, कटेगा तो ये एक आ जाएगा इधर, इधर क्या बचा, खाली n-2 बचा, ये -2 है, इधर आके +2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीज भैया सीखनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा?
अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो पेपर में पूछा गया हो, लेकिन पेपर में होने वाले क्वेश्चन तभी होंगे, पेपर में होने वाले क्वेश्चन तभी होंगे जब मेरे भाई आप इस चीज को सीख लेंगे। P4 परमुटेशन, P4 परमुटेशन और C4 कॉम्बिनेशन। n-3 को n-2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। n-3 फैक्टोरियल है, मान लो आप इसमें से एक घटाते हैं, एक घटाते हैं तो n-4 फैक्टोरियल आएगा। फिर वो घटा के देखिए ना, घटाना तो जानते हैं यार आप लोग। अब देखिए, बहुत प्यार से समझिए, मैं बिल्कुल भी तेजी से नहीं बढ़ रहा हूं। NP5 का मतलब क्या होता है? आपने लिखा NP5, NP5 का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-5 का फैक्टोरियल। होता है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल होता है। यहां इज इक्वल टू में 20 लगा हुआ है। NP3 का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। क्या n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा? कट जाएगा। अब आपने देखा 1 अपॉन n-5 फैक्टोरियल यहां दिया हुआ है, यहां 20 ऊपर दिया हुआ है, इसमें से एक घटाइए, -1 होगा। पहले तो इसे ही लिखिए n-3 को, जब इसमें से एक घटाओगे तो n-4 हो जाएगा, जब इसमें से एक घटाओगे तो n-5 हो जाएगा। क्या इसे मैं n-5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? मैं 5 तक ही क्यों लेके गया? क्योंकि मैंने इधर देख लिया था कि n-5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मैंने मेरे प्यारे दोस्त इनको काट दिया, यानी कि आप समझ गए कि इन दोनों ब्रैकेट की गुणा करने के बाद जो है वो कितना आना चाहिए? इन दोनों ब्रैकेट की गुणा करने के बाद 20 आना चाहिए। हो गया क्वेश्चन। वो n की वैल्यू पूछ रहा है, 8 रखिए, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 4 गया 4, दोनों की गुणा करके क्या 20 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू बेटा 8 हो जाएगी। n की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे आप लोगों से अभी चाहिए होगा। सारे बच्चे कोशिश करेंगे भाई, सारे बच्चे कोशिश करेंगे, और कोशिश करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सारे बच्चे एक बार कोशिश जरूर करेंगे। बताइए। फटाफट बताएंगे। सर ये इन्फिनिटी तक जाएगा नेगेटिव में? तो बेटा नहीं, n तक जाएगा। n-n 0 होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 तक जाता है। बढ़ेगा क्यों? अरे मेरे भाई माइनस में है, n-4 है, इसमें से एक घटाने के लिए मैं आपसे कहूं ऐसे ही तो घटाओगे, तो घट के n-5 ही तो होगा। अगर एक और घटाने के लिए बोलूं तो आप ऐसे ही तो घटाओगे, घट के n-6 ही तो होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। नंबर कम होता है, हाँ बिल्कुल सही बात, सब्सट्रैक्ट करने पर नंबर कम होता है। आप मुझे बताइए कौन सी संख्या सबसे छोटी है? इन तीनों में से बताइए कौन सी संख्या सबसे छोटी है? जिसमें से ज्यादा घट रहा है वो सबसे छोटी है, जिसमें से कम घट रहा है वो उससे बड़ी है, जिसमें सबसे कम घट रहा है वो सबसे बड़ी है। इसलिए घटाते में संख्या छोटी होती जा रही है, ये छोटी होती जा रही है मेरे भाई, क्योंकि घट बड़ी वैल्यू रही है। जब बड़ी वैल्यू घटती है तो मेरे भाई संख्या छोटी होती जाती है। कुछ बेसिक सोचिए। बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने ये लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल? इसका मतलब ये होता है, आपने कहा जी हमने लिखा है, इज इक्वल टू 56 गुणा n-2 फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल। यही तो होता है। क्या मैं इसको n-4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। -2 और -2 -4 फैक्टोरियल। क्या n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कट जाएगा? अब आप ये बताइए, इसमें n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n से शुरू करो, फिर इसमें से एक घटाओ n-1, फिर इसमें से एक घटाओ n-2 फैक्टोरियल। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा मैं 2 तक ही क्यों आया? क्योंकि राइट हैंड साइड में n-2 फैक्टोरियल लिखा हुआ था। घट गया।
यानी कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करने पर 56 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या बता दो जिनमें एक का डिफरेंस हो। भाई इसमें और इसमें एक का ही तो डिफरेंस है, और मल्टीप्लाई होके 56 आ जाए तो आप कहेंगे 8 गुणा 7। 8 गुणा 7 56 होता है। एन की वैल्यू 8 रख दो, एन की वैल्यू 8 रख दो। 8, 8 में से एक गया 7, 8 गुणा 7 56 होता है। उसने एन की ही वैल्यू पूछी है आप लोगों से, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं जो एनडीए में आपसे पूछा गया है 2024। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, पहले आप मुझे 13 क्वेश्चन तक बताइए। थोड़ा सा 13 क्वेश्चन तक आप मुझे बताइए कितना परसेंट आपको आज समझ में आए। अगर 80% चीजें समझ में आ गई हैं, थोड़ी बहुत चीजें छोड़ के सब कुछ समझ में आ गया है, तो एक बार थम्स अप करिए सभी साथी। थोड़ी बहुत चीजें छोड़ के, वो थोड़ी बहुत चीजें लास्ट तक क्लियर हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि थोड़ी बहुत चीजें लास्ट तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर 75-80% चीजें क्लियर आ चुकी हैं तो मेरे भाई एक बार थम्स अप करिए, बताइए। 100%? गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, और उन्हें आप बहुत बेहतरीन तरीके से बना लें। शुरुआत करें ऐसे क्वेश्चंस की। गजब 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 गजब, एक बार दिखाना भाई। चलिए मेरे भाई, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। कुछ बेसिक आप लोग जान चुके हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे ना, मैं इस क्वेश्चन को करने के तरीके बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आप ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है, एक भी कमेंट मत करना। मैंने आपके सामने 4 अंक दिए, 2, 3, 4, 5। मैंने आपके सामने 4 अंक दिए और मैंने आपसे कहा कि 3 अंकों की संख्या बनाइए, कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। इन 4 अंकों में से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संख्या बन सकती है। इन 4 में से ये जो 4 अंक दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा भैया जी टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं में से हमें कितनों को करना पड़ेगा? हमें 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद हमें अरेंज भी करना पड़ेगा। मैंने कहा अरेंज क्यों करना पड़ेगा? आपने कहा भैया जी एक संख्या 234 होगी तो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी 432 भी होगी, इन्हीं अंकों से मिलकर 342 भी होगी, यानी पोजीशन मैटर करेगी, तो यहां परमुटेशन लगेगा। मेरे प्यारे दोस्त, टोटल कितनी संख्याएं थी? 4 संख्याएं थी। उसमें से आपने कितनों को सेलेक्ट किया? 3 अंकों की संख्या बनानी है, उनको अरेंज भी करना है। तो क्या आपके पास टोटल तरीके 4p3 हो जाएंगे? अगर मैं आपसे 4p3 की वैल्यू पूछूं तो क्या 4p3 की वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल? 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, आएगा या नहीं? 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ऐसी 24 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है भाई, ये 4 अंक हैं, ये 4 अंक हैं आपके पास। इसमें से 3 अंकों को लेना है और उनको अरेंज करना है, यानी 4 में से 3 अंकों को लेना है और अरेंज करना है। 4p3 हो गया मेरे भाई। 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, यानी कि 24 संख्याएं बन सकती हैं।
मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं ये फालतू के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? अगर आपके पास 4 अंक दिए हुए हैं, 2 3 4 5, आपको इससे 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप 3 वाले बॉक्स वाला ये ऐसा एक डिब्बा बना लीजिए। हो गया मेरे भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस जगह को आप कितने तरीके से भर सकते हैं। तो आप कहेंगे चारों अंकों में से कोई भी वैल्यू यहां आ सकती है। इस जगह को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। 4 तरीके से मेरे भाई भरा जा सकता है। इन चारों में से कोई भी अंक जो है वो यहां आ गया होगा। जब एक अंक यहां आ गया है तो बचे 3 अंक। इस बॉक्स को आप 3 तरीके से भर सकते हैं। भर दिया। जब 2 अंक यूज हो चुके हैं, बची 2, उन दोनों में से कोई सा भी अंक यहां लिख सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप कहेंगे 4 तिया 12 दूनी 24 संख्याएं बन सकती हैं। कितनी संख्याएं बन सकती हैं? टोटल 24 संख्याएं बन सकती हैं। तो चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप सदाबहार तरीका, ये वाला तरीका फॉलो करो। ठीक है। मैंने आपसे कहा भैया जी, आपके सामने ये 5 अंक दिए हुए हैं। आप इनसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? आप इनसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी, इस वाली वैल्यू को पांचों में से कोई सा भी अंक ले सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के हैं मेरे पास 5 तरीके। अगर एक वैल्यू यहां आ चुकी है तो बची 4 होंगी। चारों में से किसी को भी यहां लिख सकते हैं। 2 संख्याएं आ चुकी हैं तो 3 में से किसी को लिख सकते हैं, 2 में से किसी को लिख सकते हैं। यानी 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 संख्याएं हम लोग बना सकते हैं इन 5 अंकों का यूज करके। इन 5 अंकों का यूज करके मैं वो केस पढ़ा रहा हूं जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब कोई भी संख्या दोहराई नहीं जाएगी। जब कोई भी संख्या दोहराई नहीं जाएगी, मैं वो केस पढ़ा रहा हूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड मेरे भाई। तो तब मेरे प्यारे दोस्त, कितनी संख्याएं हैं? 24 हैं। यहां कितनी संख्याएं बनेंगी? 120 बनेंगी। एक क्वेश्चन पूछ लूं, थोड़ा सा उलझा दूं आप लोगों को। आप कहेंगे जी उलझाना, हम उलझेंगे ही नहीं। उलझोगे कैसे नहीं? मैंने कहा ये 5 अंक आप लोगों के पास है और इनसे मिला के आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? उलझा दिया मैंने आपको, उलझा दिया मेरे प्यारे दोस्त। ये 4 अंक 5 अंक आपके सामने दिए हुए हैं। इनका यूज करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सर फैक्टोरियल का मान फैक्टोरियल से जुड़ता घटता है कि नहीं सर? जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बताया तो था। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। बताइए। उचित इनाम है, यहां उचित इनाम है। इसका आंसर बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। उचित इनाम दिया जाएगा। इन 5 अंकों का यूज करके आप 4 अंकीय कितनी संख्याएं बना सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। आप कहेंगे भैया जी, इस बॉक्स को भरने के 1 2 3 4 5 5 तरीके हैं। 5 में से एक वैल्यू यहां यूज हो चुकी है तो 4 में से एक वैल्यू यहां यूज होगी। 2 वैल्यूज यूज हो चुकी हैं 5 में से, तो 3 में से कोई सी भी वैल्यू यहां आ जाएगी। 3 वैल्यूज हम लोग यूज कर चुके हैं इन 5 में से, तो दोनों में से कोई सी भी एक यहां आ जाएगी। 5 चौक 20 तिया 60 दूनी। कितने बच्चे इसका जवाब 120 दे रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका जवाब 120 दे रहे हैं? 120 जिन्होंने जवाब दिया है उनकी वास्तव में तारीफ करने लायक हैं वो लोग कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्हें बेसिक का ज्ञान नहीं। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं, कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि ये 4 अंकीय संख्या है? क्या ये 4 अंकीय संख्या है? क्या ये 4 अंकीय संख्या है? आपने कहा नहीं जी, ये तो 4 अंकीय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 0 शुरुआत में लगा है तो ये केवल 3 अंकीय संख्या है, 123।
यानी ये हमें अपने मन में सोचना होगा कि किसी भी कीमत पे यहां जीरो नहीं आ सकता। यानी जीरो नहीं आ सकता तो इस जगह को केवल इन चारों में से किसी एक से भरा जा सकता है। यानी अगर हम 4 अंकीय संख्या बनाना चाहते हैं, हम 4 अंकीय संख्या बनाना चाहते हैं तो यहां जीरो नहीं आएगा, बाकी चारों में से यहां कोई सा भी अंक आ सकता है। तो इस बॉक्स को भरने के केवल और केवल मेरे पास हैं 4 तरीके। यहां आप कुछ भी ला सकते हैं, यहां कुछ भी ला सकते हैं, यहां कुछ भी ला सकते हैं। अब जब इन पांचों में से एक वैल्यू यहां यूज हो चुकी है तो बची कितनी? 4। 4 में से कोई सी भी वैल्यू यहां यूज कर सकते हैं। अब 2 वैल्यूज यूज हो चुकी हैं, 5 में से बची 3। 3 में से कोई सी भी वैल्यूज यहां यूज कर सकते हैं। 3 वैल्यूज यूज हो चुकी हैं 5 में से, तो 2 में से कोई सी भी यहां यूज कर सकते हैं। तो मेरे भाई 4 चौक 16 तिया 48, टोटल कितने नंबर बनेंगे? टोटल 96 नंबर बनेंगे। ये बिल्कुल राइट है और ये क्या है? रॉन्ग है। फंसे या नहीं? फंसे या नहीं? तो आप कहेंगे जी फंस गए। एक और क्वेश्चन पूछूं बेहतरीन सा, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा कि एक संख्या है आपके पास 0 0 1 2 3 4 5। मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 अंकीय संख्या ऐसी कितनी होंगी जो 5 से डिवाइड होती होंगी? मैंने आपसे पूछा ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्या होंगी जो 5 से डिवाइड होती होंगी? सोचना पहले। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। 4 को 2 बार क्यों लिया? अबे रटना नहीं है। 4 को 2 बार इसलिए लिया क्योंकि यहां जीरो नहीं आ सकता था। अगर ये नहीं आ सकता तो कितने अंक हैं? 4 अंक है। चारों में से कोई सा भी यहां आ जाएगा। जब एक अंक यहां यूज कर चुके हो, टोटल 5 अंक थे, उनमें से एक अंक यहां आ गया है तो बचे 4 अंक। तो उन चारों में से यहां कोई सा भी आ सकता है, इसलिए इस जगह को भरने के भी 4 तरीके होंगे। ठीक है, इसका मुझे बताइए। ये आपके सामने 6 डिजिट लिखी हुई है और मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं जीरो नहीं लगाते हैं, इससे बताइए। जीरो वाला केस अभी उलझेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं आपके सामने 1 2 3 4 5, ये 5 अंक लिखे हुए हैं। इनसे आप लोगों को 3 अंकीय संख्या बनानी है, लेकिन संख्या वो होनी चाहिए जो 5 से डिवाइड हो, जो 5 से डिवाइड हो। बताइए। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। या तो यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। यानी इस बॉक्स को भरने के, अगर मैं इसमें से देखूं तो 0 तो मौजूद नहीं है, केवल 5 है। इस बॉक्स को भरने का केवल और केवल एक तरीका है, और वो एक तरीका है कि यहां 5 आएगा ही आएगा। इस 5 को हम लोग यहां फिल कर चुके। यानी इस बॉक्स को केवल एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है, वो तरीका है 5 लाने का। अब ये बताइए, टोटल बची हैं 4 वैल्यूज, क्या उन चारों में से कोई सी भी यहां आ सकती है? आपने कहा बिल्कुल आ सकती है। अगर इन चारों में से एक यहां यूज कर चुके हैं तो बची कितनी? तीनों में से कोई सी भी यहां आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। यानी ऐसी कितनी वैल्यूज बनेंगी? ऐसी 3 अंकीय वैल्यूज 12 बनेंगी, जो मेरे भाई किससे डिवाइड होती होंगी? किससे डिवाइड होती होंगी? वो 5 से डिवाइड होती, वो 5 से डिवाइड होती होंगी मेरे प्यारे दोस्त। आई समझ में? मैं जैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वैसा आप लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं। जब तक क्वेश्चन में यह ना बोला गया हो कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जब तक क्वेश्चन में यह ना बोला गया हो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब तक आप मान के चलेंगे कि कोई भी अंक रिपीट हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं पे मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने 5 अंक दिए, 1 2 3 4 5। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है,
मैंने आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब तक वो क्वेश्चन में ना दे, जब तक वो क्वेश्चन में ना दे, तब तक आपको ये मान के चलना है कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है यानी किसी भी अंक को हम दोहरा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इन 5 अंकों से मुझे 3 अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है, और मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि रिपीटिशन अलाउड है, या नहीं भी दिया है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउड है। या तो मैं क्लियरली मना करूंगा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया है तो फिर मुझे मानना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब है कि आप उस अंक को भी दोहरा सकते हैं जिसे आप पहले फिल कर चुके हैं। अच्छा, इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे भैया जी 5 में से कोई सी भी वैल्यू यहां आ सकती है। इस बॉक्स को फिल करने के टोटल 5 तरीके। जब उसने रिपीटिशन अलाउड कर रखा है तो इस बॉक्स को भी आप 5 में से कोई सी वैल्यू लिख सकते हैं, इस बॉक्स को भी आप 5 में से कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं। यानी टोटल कितनी वैल्यूज बन जाएंगी? टोटल 125 वैल्यूज बन जाएंगी अगर रिपीटिशन अलाउड है। और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहां 5 तरीके होंगे। जो अंक यहां यूज हो चुका है वो यहां नहीं होगा तो यहां 4 तरीके होंगे। जो यूज हो चुका है यहां नहीं होगा, 3 तरीके होंगे। 5 चौक 20 तिया 60 वैल्यूज होंगी। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल 125 वैल्यूज होंगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, फटाफट आइए इस क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आप लोगों से कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक जो हैं वो विषम है? सभी अंक विषम है। पहले ये बताइए, क्या इसमें रिपीटिशन अलाउड होगा? आपने कहा जी क्वेश्चन में तो इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। जिक्र नहीं किया गया है तो रिपीटिशन अलाउड होगा। अब सभी अंक विषम हैं यानी सारे अंक विषम होने चाहिए। टोटल विषम अंक कितने होते हैं? 1 3 5 7 9। यानी इनमें से ही कोई अंक आएगा, आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। क्या इस बॉक्स को भरने के टोटल 5 में से कोई सी भी वैल्यू आ सकती है? आपने कहा बिल्कुल आ सकती है। क्या इस बॉक्स को भी 5 में से कोई सी भी वैल्यू, इसमें भी 5 में से कोई सी भी वैल्यू, इसमें भी 5 में से कोई सी भी वैल्यू? मेरे भाई जब क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि रिपीटिशन अलाउड है, चीजें दोहराई जा सकती हैं। अगर इस बॉक्स को भरने के 5 तरीके हैं, टोटल मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, 5 में से कोई सी भी आ सकती है, तो 5 भरने के इसको हो गए, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 आ जाएगा। टोटल कितनी वैल्यूज बन जाएंगी? 625 वैल्यूज बन जाएंगी। आपने कहा जी मजा आ गया, ऐसा एक और क्वेश्चन कराओ। आ जाओ इस पे, आ जाओ फटाफट इस पे। सर 5 ही क्यों लेते हो? अबे मेरे भाई जब 5 अंक हैं मेरे पास तो कितना लूं? मैं आपसे कह रहा हूं इस बॉक्स को भरना आप क्या क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, 3 5 7 9, ये 5 ही वैल्यूज तो लिख सकते हो। तो इस डिब्बे को भरने के 5 तरीके हो गए या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गए। अगर मेरे प्यारे दोस्त रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर 5 4 3 2 आता, और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 5 5 5 5 आएगा। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ऐसी कितनी 3 अंक वाली प्राकृत संख्याएं हैं? 3 अंक वाली, 3 अंक वाली, ये 3 अंक वाली प्राकृत संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम है। विषम अंक हैं तो विषम अंक कौन कौन से होते हैं? विषम अंक होते हैं 1 3 5 7 9। क्या क्वेश्चन में कहीं रिपीटिशन के बारे में बताया हुआ है? आप कहेंगे नहीं। तो मेरे भाई ये 5 में से कोई सी भी वैल्यू आ जाएगी, यहां 5 में से कोई सी वैल्यू आ जाएगी, यहां 5 में से कोई सी वैल्यू आ जाएगी। टोटल 125 नंबर बनेंगे। बेटा 6 सम होता है इसलिए 6 नहीं लेते हैं। उसने बोला है सारे अंक विषम होने चाहिए, तो विषम का जो सिलेक्शन होगा वो इसी में से होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, यहां 3 अंकों वाली बोला था, पिछले क्वेश्चन में 4 अंकों वाली बोला है।
पिछले क्वेश्चन में 4 अंकों वाली बोला है, ठीक है। ये पोजीशन इन पांचों में से किसी से भी फिल की जा सकती है, ये पोजीशन इन पांचों में से किसी भी वैल्यू से फिल की जा सकती है, ये पोजीशन इन पांचों में से किसी भी वैल्यू से फिल की जा सकती है, ठीक है। समझ में बात आई? आपने कहा बिल्कुल आगे आइए। एक ये क्वेश्चन आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा सुनना। आपके पास 5 अलग अलग रंगों के झंडे हैं, ये 5 अलग तरीके के झंडे आपके पास मौजूद हैं। झंडा नंबर 1, झंडा नंबर 2, झंडा नंबर 3, झंडा नंबर 4, झंडा नंबर 5, ठीक है। आपको उन्हें अलग अलग खंभों पर लगाना है। यदि प्रत्येक खंभे पर आप कोई भी एक झंडा लगा सकते हैं तो आप ऐसा कितने तरीकों से कर सकते हैं? उन्हें 3 अलग अलग खंभों पे लगाना है, 3 अलग अलग खंभों पे लगाना है। अच्छा मुझे बताइए, इस खंभे पर झंडे लगाने के कितने तरीके हैं? पांचों में से कोई सा भी झंडा यहां आ सकता है। अगर क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड है तो मेरे भाई पांचों में से अगला झंडा यहां भी कहीं भी आ सकता है, कोई सा भी लग सकता है, और पांचों में से कोई सा भी झंडा यहां भी लग सकता है अगर रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो पांचों में से कोई सा भी झंडा यहां भी लग सकता है मेरे भाई। यानी इस खंबे पर झंडे लगाने के 5 तरीके हो गए, इस खंबे पर झंडे लगाने के 5 तरीके हो गए, और इस खंबे पर झंडे लगाने के 5 तरीके हो गए। यानी कि मेरे भाई टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? इन तीनों खंबों पर झंडे लगाने के टोटल तरीके हो सकते हैं 125। टोटल तरीके कितने हो सकते हैं? तो आप कहेंगे टोटल तरीके हो सकते हैं 125, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन आपको उलझाने वाला दे दूं क्या? बहुत बढ़िया। जैसे यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, कल यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। 5 बजे जो है वो यूपीएसआई वाले बच्चों की क्लास है और उनकी बैच की क्लास है। बाकी जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, कल बहुत शानदार मजा आने वाला है। हो सकता है आज पहली बार आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। हाँ, कुछ खंबे खाली भी रह सकते हैं, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। बेटा बिल्कुल रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल रह सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि इसको भरने के 5 तरीके हैं, लेकिन जो झंडा यहाँ यूज हो गया, अलग अलग तरीके के झंडे हैं ना, तो कुछ खाली भी रह सकते हैं। मान लो ये मैंने खाली छोड़ दिया तो उन पांचों में से कोई सा भी यहां आ सकता है। मान लो इन दोनों को खाली छोड़ दिया, उन पांचों में से कोई सा भी यहां आ सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल 125 तरीके हो सकते हैं। मेरी बात सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ चीजें आज दिमाग से बाहर रह गई, लेकिन यकीन मानिए कि अगले 4 दिन में आप लोग परमुटेशन पे बिल्कुल पकड़ बना चुके हो। बस मेरे कहने से आप एक बार इस क्लास को जरूर देख के दोबारा आना। कल जब क्लास में आओ तो इस क्लास को दोहरा के आना, सच में बहुत मजा आने वाला है और इतना आसान लगेगा, आपको लगेगा कि एक एक लाइन के क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।